नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार वर्मा, मेरा चैनल यश कुमार्स। मैं आज आपके सामने मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसका एक पार्ट है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। और तुगलक वंश में फिरोज तुगलक की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक की चर्चा आपसे कर चुके हैं। अब जो है फिरोज तुगलक की चर्चा, फिरोज रज्जब बिन तुगलक की चर्चा करेंगे आपसे। फिरोज तुगलक जब सत्ता में आया तो ये पहली बात तो ये जान लीजिएगा कि ये अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत प्रिय था। मोहम्मद बिन तुगलक इसे बहुत प्रेम करता था और बहुत ज़्यादा मानता था। एक चचेरा भाई था, लेकिन उसके बावजूद इसे बड़ा सम्मान देता था। जब सुल्तान सिंध में मर गया तो उसी समय सिंध में ही इसका जो है राज्याभिषेक कर दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध में हो गई तो फिरोज तुगलक का जो है वहीं पर राज्याभिषेक कर दिया गया। ये जो फिरोज तुगलक हैं, इनके पिताजी का नाम रज्जब है। ये चचेरे भाई हैं मोहम्मद बिन तुगलक के और ये मुसलमान हैं। इनकी माँ रणभट्टी है। रणभट्टी है, ये जो है हिंदू है और जाति की सोनार है, सोनार जाति की। ठीक भाई, इनसे फिरोज तुगलक पैदा हुए थे। ठीक, जब ये सत्ता पर काबिज होना चाहे तो सबसे बड़ा मुद्दा इनके समय में यही उठा कि ये जो है हिंदू माँ से पैदा हुए हैं, इसलिए इनका विरोध भी हुआ, ज़्यादा मात्रा में विरोध हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी मोहम्मद बिन तुगलक से इनकी निकटता इन्हें सुल्तान बनाने में सफल रही। सुल्तान बन गए। सुल्तान जब बने तो सुल्तान बनने के बाद इनके कार्यों से प्रसन्न हो करके एल्फिस्टिन और इलियट ने बाद में आगे चल करके भारतीय इतिहास में एल्फिस्टिन और इलियट आधुनिक कालीन इतिहासकार हैं, लेकिन इनके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया है तो फिरोज तुगलक को सल्तनत का अकबर कहा है। यानी अकबर जैसा महान कार्य करने वाला व्यक्ति बताया है फिरोज तुगलक को। फिरोज तुगलक सत्ता में आए तो इन्होंने कुछ कार्य किए हैं, तो उन कार्यों की चर्चा करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा चैनल आम आदमियों तक पहुंच सके, हमारे वीडियो जो है सारे लोग देख सकें। हम लोग बात करेंगे फिरोज तुगलक के कार्यों की। तो फिरोज तुगलक ने सबसे पहले राजस्व के क्षेत्र में सुधार किया। राजस्व सुधार। चलिए देखते हैं इन्होंने राजस्व के क्षेत्र में क्या सुधार किए हैं। तो असल में था ये कि इनका भाई मोहम्मद बिन तुगलक और ये फिरोज तुगलक, ये दोनों लोग बहराइच, दिल्ली से बहराइच नंगे पांव आया करते थे। हर साल आते थे। यहाँ बहराइच में मेला लगता है। बहराइच हमारे वहाँ से बहुत दूर भी ना है, हम भी गए हैं। बड़ा अच्छा प्लेस है। तो मेला लगता है यहाँ पर, तो इस मेले पर हर साल आया करते थे। तो ये सैयद सालार मसूद गाजी का मेला है, तो यहाँ आते थे और आते थे नंगे पांव और फिर पैदल आते थे और पैदल जाते थे। तो इनका भाई मोहम्मद बिन तुगलक आया करता था। उसके बाद जब ये सत्ता में आए तो ये भी आया करते थे, मतलब उसके साथ भी आते थे। फिर सुल्तान बनने पर भी ये परमानेंट हो गए, आने लगे। तो इन्होंने बहराइच से जो उलेमा लोग थे उनसे बातचीत हुई इनकी, और बातचीत में उलेमाओं से पूछा
कि जो उनका प्रशासन है, ठीक, प्रशासन में टैक्स की इजाजत, प्रशासन का टैक्स लगाता है, उसकी इजाजत कुरान कितने प्रकार के टैक्स लगाने की देता है, मतलब कितने टैक्स लगने चाहिए। तो उलेमाओं ने कहा कि 4 प्रकार के टैक्स लगने चाहिए। 4 प्रकार के टैक्स, 4 प्रकार के टैक्स लगाने की अनुमति उलेमाओं ने दे दी। कौन कौन से 4 प्रकार के टैक्स हैं? जजिया है, जकात है, खुम्स है और खिराज है। तो बात करेंगे सबसे पहले हम जजिया की। जजिया कर हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर था। हिंदुओं पर ही क्यों लगाया जाता था? असल में हिंदुओं पर, उसमें हिंदू और मुसलमान ही भारत में थे। एक तो मुसलमान सेना में सेवा देते थे, हिंदुओं को सेवा की अनुमति ना थी, इसलिए सेवा के बदले में और सुरक्षा के बदले में जो कर लिया जाता था उसे जजिया के नाम से जाना जाता था। तो गरीब आदमी से 10 दिनार, मध्यम वर्गीय से 20 दिनार और उच्च वर्गीय से जो बहुत अमीर हैं उनसे 40 दिनार लिया जाता था एक साल में। तो जजिया कोई बहुत बड़ा समस्या ना था, तो जजिया कर देना पड़ता था। एक 4 प्रकार के कर बताए। दूसरा है जकात, ये मुसलमानों से लिया जाता था। मुसलमान अपनी कुल आय का 2.5% या 40वां भाग जकात के रूप में देते थे। वो आज भी जकात चलता है। खुम्स क्या है? खुम्स एक प्रकार का धन है। खुम्स 2 प्रकार की होती है, एक धन है और ये 2 प्रकार की। एक तो होती है लूट का धन, दूसरा होता है गड़ा हुआ धन। तो लूट के धन में 80% सेना को और 20% सुल्तान को मिलता था। गड़े हुए धन में 80% पाने वाले को और 20% सुल्तान को मिलता, मतलब उसके खजाने में आता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे सब कुछ उलट दिया था। वो तुगलक हलाकी सिस्टम से लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे उलट दिया था और गड़े हुए धन का 80% ले लेता था, और जबकि जो लूटा हुआ धन था उसका भी 80% ले लेता था, 20% से इनको। सिकंदर लोदी एक ऐसा सुल्तान हुआ जिसने गड़े हुए धन पर टैक्स, मतलब कर नहीं दिया, यानी खुम्स को समाप्त कर दिया, ये कह सकते हैं। अब खिराज क्या है? असल में ये खिराज एक भूमिकर है, ठीक, जो किसानों से लिया जाता था उनकी भूमि की उपज का। असल में तब हिंदू ही किसान थे, क्योंकि मुसलमान तो सब सेना में होते थे, ज़्यादातर हिंदू किसान थे, तो हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमिकर था। तो ये भूमिकर कितना लिया जाता था? उनकी कुल उपज का 1/3 से 1/2 भाग, यानी 33% से 50% तक लिया जाता था। तो ये जो भूमिकर है, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे अधिक मात्रा में लिया है। उसने 1/2% भूमि कर लिया, प्लस साथ में चरही, घोड़ही और घर ही कर ले लिए। कुल मिला के 80% कर अलाउद्दीन वसूल करता था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने जो है 1/3 भाग भूमि कर वसूल किया। अच्छा, साथ में इन्होंने उलेमाओं से पूछा था कि कितने प्रकार के कर कुरान के हिसाब से नियत किए जाए, तो उन्होंने बताया कि कुरान में 4 प्रकार के करों का उल्लेख है, जजिया, जकात, खुम्स, खिराज का। तो जजिया, जकात, खुम्स, खिराज तो लगाया, बाकी 24 करों को समाप्त कर दिया। सुल्तान ने 24 करों को समाप्त किया। सोचने वाली बात है, सुल्तान कितना लोगों के प्रति लचीला है, ये आप इसी बात से देख सकते हैं। सुल्तान ने 24 कर माफ किए, जिनमें 2 प्रमुख कर थे। एक दलाल बजरहा, यानी बाजार की दलाली पर जो लगने वाला कर था उसे भी माफ कर दिया इसने। चुंगी ये गल्ला बाजार में प्रवेश करते समय किसानों को चुंगी देनी पड़ती थी। जब 2 कर माफ हो गए
ये ऐसे कर थे जो बड़े बड़े कर थे, ये माफ हुए, यानी 24 करोड़ के माफ होने पर उसका प्रभाव क्या रहा? असल में प्रभाव ये रहा कि किसानों की आय बढ़ गई, वस्तुएं सस्ती हो गई। जब वस्तुएं सस्ती होंगी तो आम आदमी की भी आय बढ़ जाएगी। धीरे धीरे यानी आम आदमी और किसानों की आय बढ़ने लगी और सुल्तान के समानांतर अर्थव्यवस्थाएं निर्मित होने लगी। और जब भी कभी हर सरकार या राजा के समानांतर अर्थव्यवस्थाएं निर्मित होने लगे तो समझ लीजिए विद्रोह की स्थिति आ गई या पतनावस्था आ गई, ये मान सकते हैं। इन्होंने एक काम और किया, हिसामुद्दीन के माध्यम से भूमि का सर्वेक्षण कराया और इजारेदारी प्रथा लगाई। जब इन्होंने इजारेदारी प्रथा लगाई तो 6 करोड़ 85 लाख रुपए इनका फिक्स हो गया सालाना आय, यानी इनकी आय फिक्स हो गई। इन्होंने आय बढ़ाने के लिए कुछ कार्य किए। इन्होंने 1200 बाग लगवाए, सलोरा और दिल्ली में 1200 बाग लगवाए, जिनकी आय से खजाने को भरा गया। ढेर सारा आम निकलने लगा, लकड़ी प्राप्त होने लगी, इससे सुल्तान की आय बढ़ी, यानी सल्तनत की आय बढ़ गई। फिरोज तुगलक ने नहरें खुदवाई, 5 नहरें खुदवाई और इसने सिंचाई पर कर लिया। पहला सुल्तान है जिसने सिंचाई पर कर लिया और नहरें खुदवाई थी। 5 नहरें खुदवाई। इन 5 नहरों में सबसे बड़ी नहर यमुना से हिसार और सबसे छोटी नहर सिरमौर से हांसी है। यमुना से हिसार वाली सबसे बड़ी नहर और सिरमौर से हांसी वाली सबसे छोटी नहर है। इस तरीके से इसने 5 नहरों का विकास करवाया और सिंचाई पर टैक्स लगाया। अच्छा, हमने एक चीज बताई थी, जजिया। जजिया कोई धार्मिक कर नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। जजिया हिंदुओं से इसलिए लिया जाता था क्योंकि ये सेवा के बदले लिया जाने वाला कर है। यानी यदि आप सेवा देंगे, सेवा में भाग नहीं लेंगे और सेवाएं ले रहे हैं तो जो सेवा दे रहा है उसको कुछ तो पारितोषिक मिलना चाहिए। इसीलिए इसे हिंदुओं पर लगने वाला कर नहीं कहेंगे, जाति विशेष पर लगने वाला कर या धर्म विशेष पर लगने वाला कर नहीं कहा जाएगा। इसे सेवा के बदले में लगने वाला कर कहा जाएगा। फिरोज तुगलक ने आय को बढ़ाने के लिए, इसने अपनी आय बढ़ाना चाहिए तो आय को बढ़ाने के लिए इसने आबकारी विभाग बनाया और मादक पदार्थों पे टैक्स लगा दिया। मादक पदार्थों पर टैक्स लगा करके आय बढ़ाने वाला ये पहला सुल्तान, क्योंकि ये जानता था शराब वराब वैसे तो रुकेगी नहीं। जब हम टैक्स लगा देंगे तो लोग, या तो गरीब लोग पी ना पाएंगे, जब पी ना पाए टैक्स ना दे पाएंगे तो पी ना पाएंगे। तो इस तरीके से इसने आबकारी विभाग का गठन किया और शराब पर या मादक पदार्थों पर टैक्स लगा दिया। इसने जो है प्राविधिक शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। एक योग्य सुल्तान था, पढ़ा लिखा था, इसने टेक्निकल शिक्षा को बढ़ावा दिया। खुद ज्योतिष और नक्षत्र विज्ञान का विशेषज्ञ था। इसने फिरोजाबाद में एक नक्षत्रशाला का निर्माण कराया, ठीक। और इसने एक काम और किया, भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग आतिशबाजी के रूप में किया। अच्छा, ये फिरोजाबाद में जब नक्षत्रशाला का निर्माण कराया तो इसीलिए इसे सल्तनत का जयसिंह कहा जाता है। जयसिंह ने भी ढेर सारी नक्षत्रशालाएं बनवाई थी, ठीक। और इसने भी फिरोजाबाद से समय की माप की जाती थी, क्योंकि अरब से इसने ताज से घड़ियाल मंगा करके फिरोजाबाद में लगाया था, उसी से समय की माप की जाती थी। ये काम इसने उस समय किए थे। अच्छा, इसने कुछ विभाग बनाए थे, अच्छे विभाग थे, जैसे दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान एक दास विभाग है, ठीक। दास विभाग है और सुल्तान दासों को रखने का बड़ा शौकीन था। इसने ढेर सारे 1,80,000 दास पाल रखे थे। इसने उन दासों को बागानों में,
और सरकारी कामों में लगा करके आम आदमी को से दूर रखा, तो इससे सरकार की आमदनी बढ़ गई, दासों को वेतन ना देना पड़ता था। तो इस तरीके से दासों को ये बहुत प्रेम करता था। तो दीवाने बंदगान या दास बंदगानी विभाग बनाया, दीवाने बंदगानी विभाग बनाया और इसने दास पाले। तो दास शुरुआती दौर में जब तक सुल्तान ताकतवर रहा तब तक तो ठीक ठाक रहे, लेकिन जैसे ही सुल्तान कमजोर हुआ तो दास सुल्तानी बन गए, यानी सुल्तान बनाने वाले बन गए। दास इस मामले में बहुत एडवांस थे। वो चाहे जो भी हो, जब तक सत्ता कमजोर रहती है, ताकतवर रहती है, तब तक म्याऊं म्याऊं करते हैं, और जैसे ही सत्ता ताकतवर हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है, वैसे ही अपना ताकतवर हो जाते हैं। जब सत्ता कमजोर होगी तो ये लोग अपना ताकतवर हो जाते हैं। जैसे ही अपना ताकतवर होते हैं वैसे ही इनके मन में विद्रोह का भाव फूटता है और ये सुल्तानी हो जाते हैं। इसने एक दूसरा विभाग बनाया था, दीवाने खैरात दान विभाग। इसने विधवाओं, बुजुर्गों, लाचारों सबके लिए खैरात बांटना स्टार्ट किया दान विभाग के अंतर्गत। इसने दीवाने दारुल सफा चिकित्सा विभाग का निर्माण कराया। पशुओं की चिकित्सा और आम इंसानों की चिकित्सा की व्यवस्था इसी ने की थी। तो इस तरीके से ये दीवाने दारुल सफा का निर्माण करके, चिकित्सा विभाग का निर्माण करके अपने आप को एक श्रेष्ठ सुल्तान साबित कर देता है। इसने एक और विभाग बनाया था, दीवाने इस्तेहाक। इस्तेहाक का होता है पेंशन विभाग। इसने एक पेंशन विभाग का गठन किया और इसने पेंशन गरीबों को दी, जैसे आज सरकार देती है, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दुनिया की नौटंकी पेंशन, तमाम पेंशन देती है। सुल्तान ने उस समय ये व्यवस्था बना दी थी, यानी सुल्तान काफी योग्य था, लेकिन अब इतना योग्य ना कहेंगे जितना आप सोच रहे हैं, इतना योग्य ना था। इन्होंने मिस्र के खलीफा से 2 बार अपने पद की स्वीकृति प्राप्त की। इन्होंने खलीफा की करामात को समझा और खलीफा से अपने पद के लिए गुजारिश की कि 2 बार उसने इनको खिलवत दे दी, ठीक स्वीकृत दे दी। इस तरीके से इनका सेना का या सरकार का पद मजबूत हुआ। इन्होंने सेना में भी सुधार किए। फिरोज तुगलक ने सेना को वंशानुगतता के आधार पर भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। असल में होता ये था कि जैसे मान लीजिए हम सेना के एक सैनिक हैं और हमें लड़ने जाना है, तो हम लड़ने नहीं जाएंगे। क्या जरूरत है लड़ने जाने की, हमारे पास गुलाम है, हम गुलाम को भेज देंगे। गुलाम तलवार पकड़ पाता हो, चाना पकड़ पाता हो, घोड़ा हाँक पाता हो, ना हाँक पाता हो, इससे कोई मतलब नहीं। बस वंशानुगतता के आधार पर सेनाएं निर्मित होने लगी, धीरे धीरे योग्यता समाप्त होने लगी। जब वंशानुगत आ जाता है, वो वंशानुगतता आ जाती है तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। इनकी समस्याएं बढ़ चुकी हैं। अब इसका वर्णन तारीखे फिरोजाशाही में शम्स सिराज अफीफ करते हैं। तारीखे फिरोजाशाही शम्स सिराज अफीफ की है। इसमें जो है अफीफ साहब लिखते हैं कि सुल्तान का सेना से नियंत्रण हट गया था, यानी सेना सुल्तान के नियंत्रण में नहीं थी। इसके बारे में इन्होंने बताया है कि एक आदमी एक बार सुल्तान से घोड़ा पास करवाने की सिफारिश लगाने गया, तो सुल्तान ने उसे 1 दिनार दिया, कहा जाओ सैनिकों को दे देना, ठीक। और सैनिकों को देने के बाद वो तुम्हारा घोड़ा पास कर देंगे और तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा। तो उसने यही किया, जा करके सुल्तान के जो भारतीय कर्मचारी थे उनको 1 दिनार दे दिया और अपना मुक्त हो गया। 1 दिनार देने के बाद सारी समस्याएं दूर हो, मतलब 1 दिनार दे दिया और कहा कि अब समस्या से ये मुक्त हो गया कि भाई जाओ घोड़ा पास करा लो जाके। अब अपना तो मुक्ति पा गया। अब वो गया, सैनिकों को दिया वेतन, वो 1 रुपया 1 दिनार, और सैनिकों ने वेतन पास कर दिया। तो इस तरीके से इसका सेना से नियंत्रण धीरे धीरे हटने लगा। अब जब सेना पर नियंत्रण नहीं रहेगा, सुल्तान थोड़ा लल्लू पंजू दिखेगा, और जब भी सुल्तान लल्लू पंजू दिखे हैं तो उसको समस्याएं तो हुई। हालांकि फिरोज तुगलक अच्छा इंसान था, सब कुछ था। इसने जो है, यही एक ऐसा शासक है जिसने ब्राह्मणों पर कर लगाने का प्रयास किया है। बाकी किसी भी शासक ने
ब्राह्मणों की ओर हाथ उठा के नहीं देखा। ये पहले शासक हैं जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया जैसे कर लगाए। अच्छा, उसके बाद अब इनके द्वारा किए गए अभियान, सुल्तान भाई अभियान करना चाहता है तो बंगाल अभियान के लिए जाता है। बंगाल अभियान के लिए जाता है तो सुल्तान जा ही रहा था बंगाल अभियान के लिए, और बंगाल में उस समय शासक हैं हाजी इलियास। हाजी इलियास बंगाल के शासक हैं और 1353 में इनके ऊपर अटैक करता है। वो दिल्ली के देहनताना मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके ऊपर अटैक करता है। हाजी इलियास इकदाला के किले में चले गए। फिरोज तुगलक बहुत गुस्से में आया, लेकिन अब करेगा, मजबूर था। फिर फिरोज तुगलक जो है वापस आया जफराबाद। जफराबाद में रह करके इसने अपने भाई जौना खां उर्फ उल्गू खां के नाम पर, यानी अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर, ठीक, जौना खां के नाम पर जौनपुर नगर की स्थापना की। जौनपुर नगर की स्थापना 1358 में इसने कर दी। उसके बाद जो है फिर ये 59 में अटैक के लिए गया। ठीक, इसने फिर से अटैक किया इकदाला के किले। तब तक जो है हाजी इलियास मर चुका था, सिकंदर इलियास गद्दी पर बैठ गया, वो भी इकदाला के किले में छुप गया। और अंततः सुल्तान हार करके, मतलब परेशान होकर के वापस आ गया। तो इस अभियान में सुल्तान असफल रहा, यानी बंगाल अभियान सुल्तान का असफल रहा। अब दूसरा अभियान है उड़ीसा। उड़ीसा में पुरी में मंदिर है, ठीक, और यहाँ के शासक वासुदेव तृतीय हैं। इनके ऊपर अटैक किया। जैसे अटैक किया तो वहाँ के शासक ने, उड़ीसा के शासक ने, वासुदेव ने सेना को कुछ रिश्वत दे दी, सेना वापस आ गई। सुल्तान फिर से दूसरे मंदिर पर अटैक करता है, नागरकोट के ज्वाला देवी मंदिर पर अटैक करता है। ठीक, वहाँ से ढेर सारी किताबें पाता है जिन्हें दलायते फिरोज शाही के नाम से मोहम्मद खालिद और अफाउद्दीन ने अनुवाद किया था फारसी में। तो वो ढेर सारी किताबें पाता है। ज्ञान का भंडार इसके पास आ गया, 1300 किताबें पाता है। ठीक, अच्छा, इसने एक काम और किया था। जब मंदिर लूटा था तो वहाँ की मूर्तियाँ तोड़वा दी थी और ब्राह्मणों के सामने मूर्तियों में मांस लगा करके, जैसे मूर्तियों में मांस लगाया और मांस के लोथड़े बांध दिए मुंह पे सैनिकों, मतलब वहाँ के रहने वाले लोगों के ऊपर। तो जब ये सब किया, नागरकोट के रहने वाले लोगों के साथ बदतमीजी की, तो वहाँ रहने वाला एक ब्राह्मण था, उसने कसम खाई थी कि हम इनको सिखाएंगे, सबक सिखाएंगे। और सबक सिखाने के चक्कर में वो ब्राह्मण इसके अगले अभियान पर, सिंध अभियान पर, उसका नेतृत्वी बनता है। ठीक, और नेतृत्वी बनता है, नेतृत्वी बन करके सारी सेना को दलदल में फांस करके मरवा देता है। इस तरीके से उसने, मतलब उस ब्राह्मण ने सुल्तान से बदला ले लिया। सुल्तान की सेना सब खत्म हो गई धीरे धीरे। फिर फिरोज शाह तुगलक के अंतिम दिन आ रहे हैं, धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। तो कमजोर होने लगा, उसका एक बेटा नासिरुद्दीन मोहम्मद था, वो भी बड़ा जलवेदार आदमी था। उसके जलवे के आगे सब कुछ फेल था। सुल्तान उसी के सामने आने लगा, उसी के साथ आने लगा। एक दिन जो है गुजरात में विद्रोह हुआ था। सुल्तान ने नासिरुद्दीन मोहम्मद से कहा कि जाओ बेटा, गुजरात का विद्रोह शांत कर दो जाके। ये गया ना, ये हरम में चला गया। सेना ने विद्रोह कर दिया, सुल्तान को मजबूरी बस जाना पड़ा और उसने जो है सेना के विद्रोह को समाप्त किया। इस तरीके से धीरे धीरे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक बूढ़ा हो चला है और इसके 4 पुत्र थे। फतेह खां जो तुगलक शाह के नाम से शासक बनता है, जफर खां अबू बकर के नाम से शासक बनता है, मोहम्मद ये अत्यधिक विलासी है, और तीसरा है नसरत। ये इस तरीके से इनके 4 बेटे थे। और इन 4 बेटों की चर्चा हम अगले वीडियो में आपसे करेंगे और उसमें हम इनकी विधिवत चर्चा करेंगे। अब अगला वीडियो हमारा फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारियों पर आएगा। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम आदमी तक हमारा वीडियो पहुंच सके। ये बहुत ज़रूरी भी है। ठीक,
मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।